गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज का टॉपिक है मेरा कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, और कोगुलेशन कैस्केड भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग हेमोस्टेसिस पढ़े थे। हेमोस्टेसिस में हम लोग सब चीज़ समझे थे। हेमोस्टेसिस में क्या क्या बताए थे आपको? वाइसोकॉन्स्ट्रिक्शन, प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दूसरा प्राइमरी हेमोस्टेसिस, फिर सेकेंडरी हेमोस्टेसिस यानी ब्लड कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, ये सब पढ़े थे हम लोग। उसके बाद क्या बोलते थे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड के बाद फाइब्रिनोलाइसिस एंड देन डैमेज जो टिश्यू होता है मेरा वो क्या होता है, रिपेयर होता है, रिपेयर और रीजनरेशन, ये सब चीज़ पढ़े थे इससे पहले वाले वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे कोगुलेशन ऑफ ब्लड। कोगुलेशन ऑफ ब्लड को हमने डिफिनेशन क्या दिया है, ये डिफिनेशन दिया है कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच ब्लड लूजेस इट्स फ्लूइडिटी एंड बिकम्स अ जेली लाइक मास few minutes after it is shed out or collected in a container। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, कोई ब्लड ड्रॉ करते हैं और एक कंटेनर में रखते हैं तो क्या होता है, मेरा कुछ मिनट बाद मेरा ब्लड क्या होता है, क्लॉट कर जाता है। तो इसमें जनरली होता क्या है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में आपको समझना है कि मेरा जो फाइब्रिनोजन है, यानी कि अगर हम इसको समझना चाहें तो फाइनली क्या होता है, मेरा सॉल्युबल फाइब्रिनोजन, जो सॉल्युबल है फाइब्रिनोजन का कन्वर्सन होगा, फाइब्रिनोजन का कन्वर्सन होगा किसमें, इनसॉल्युबल फाइब्रिन में, इनसॉल्युबल फाइब्रिन में। ठीक है, यही मेरा क्या है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड है। फैक्टर्स इन्वॉल्व इन ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में क्या होता है, मेरा बहुत सारा फैक्टर्स इन्वॉल्व होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर ब्लड क्लोटिंग आर कॉल्ड क्लोटिंग फैक्टर्स। जो भी मेरा सब्सटेंसेस जरूरी है ब्लड क्लोटिंग के लिए उसको क्या बोलते हैं, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, तो देयर आर 13 क्लोटिंग फैक्टर्स, और ये सारे क्लोटिंग फैक्टर्स क्या है, मेरा ग्लोबुलिन है। ठीक है, प्रोटीन है, प्रोटीन में ग्लोबुलिन, और वो ग्लोबुलिन कौन सा है, बीटा ग्लोबुलिन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, फैक्टर लिखा है, इधर सिनोनिम्स। फैक्टर 1 दैट इज कॉल्ड फाइब्रिनोजन, फैक्टर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर 3 थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू फैक्टर, फैक्टर 4 कैल्शियम आयन, फैक्टर 5 लेवाइल फैक्टर और प्रोएसिलेरिन, फैक्टर 6 क्या है, डज नॉट एग्जिस्ट, ये नहीं है। ठीक है, और फैक्टर 7 क्या है, स्टेबल फैक्टर दैट इज कॉल्ड प्रोकन्वर्टिन। ठीक है, फैक्टर 8 क्या है, एंटी हेमोफिलिक फैक्टर ए यानी AHF। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसका दो कंपोनेंट होता है फैक्टर 8 का। क्या होता है, एक लार्जर कंपोनेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉन विलिब्रांड फैक्टर, VWF भी बोलते हैं, VWF वॉन विलिब्रांड फैक्टर, और फैक्टर 8C। ठीक है, ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे फर्दर। फैक्टर 9 दैट इज कॉल्ड एंटी हेमोफिलिक फैक्टर B और क्रिसमस फैक्टर। फैक्टर 10 इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टुअर्ट फैक्टर और पावर फैक्टर। ठीक है, फैक्टर 11 दैट इज कॉल्ड प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट। फैक्टर 12 हेजमन फैक्टर और कॉन्टेक्ट फैक्टर। फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, ये 13 क्लोटिंग फैक्टर्स है, जिसमें मेरा जो फैक्टर 6 है वो एग्जिस्ट नहीं होता है। देखिए, ये सारा क्लोटिंग फैक्टर्स मेरा सिंथेसिस कहाँ होता है, लीवर में, एक्सेप्ट फैक्टर 3, फैक्टर 4, ये सब लीवर में सिंथेसिस नहीं होता है। और फैक्टर 8 का जो हमने क्या बोला, वॉन विलिब्रांड फैक्टर, ये। ठीक है, ये सब का क्या होता है, फॉर्मेशन या सिंथेसिस किसमें, लीवर में नहीं हो रहा है। बाकी सारे क्लोटिंग फैक्टर्स का सिंथेसिस मेरा कहाँ हो रहा है, लीवर में हो रहा है। ठीक है, एक नोट करके एक बात हम लोग समझ लेते हैं कि जो मेरा सारा क्लोटिंग फैक्टर्स, ऑल द क्लोटिंग फैक्टर्स, ठीक है, क्या है, वो बीटा फैक्टर्स आर बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन है, अल्फा ग्लोबुलिन नहीं और गामा भी नहीं। ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन है। ठीक है, हम लोग कोगुलेशन फैक्टर देख लिया। अब देखते हैं क्या स्टेज ऑफ ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का स्टेज जनरली क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग ऑकर्स इन 3 स्टेज में होता है। वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। इसमें हम लोग समझ लेते हैं प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, PTA, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे। ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों लीड करता है। इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक क्या करता है, दोनों पाथवे एक्सट्रिंसिक। ठीक है, दोनों पाथवे क्या लीड करता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को।
फिर ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या होता है, इसके बाद देन दूसरा मेरा क्या है स्टेज, कन्वर्सन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। अब तीसरा क्या है, फाइनल स्टेज क्या है मेरा, कन्वर्सन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ठीक है। ये मेरा 3 जनरल स्टेज होता है, जिसमें क्या होता है मेरा इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों इन्वॉल्व होता है, जो लीड करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को, और ये तीनों हम लोग क्या बोलते हैं, ये कॉमन पाथवे के अंडर में आता है, ठीक है। अब कोगुलेशन मैकेनिज्म को हम समझते हैं, कोगुलेशन कैस्केड कैसे होता है। तो कोगुलेशन मैकेनिज्म क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन इन्वॉल्व्स a cascade of reaction in which inactive enzymes are activated and the activated enzymes in turn activate other inactive enzyme by its protease activity, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनिशियली जरा जितना भी मेरा क्लोटिंग फैक्टर्स है ये क्या होता है इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो वंस एक बार ये एक्टिव हो गया तो ये क्या करेगा, अपने दूसरे को एक्टिवेट करते जाएगा, ठीक है। इस तरह से 10 गोइंग ऑन, इस तरह से चलते रहेगा, ठीक है, जब तक कि फाइनली मेरा कहां तक आएगा, फाइब्रिनोजन का कन्वर्सन हो जाएगा फाइब्रिन में, तब तक मेरा ये स्टेप चलते रहेगा, ठीक है। और एक बार कोई मेरा कोगुलेशन फैक्टर एक्टिवेट हो गया तो फिर ये फाइनली इस रिएक्शन तक होके रहेगा, ठीक है, बीच में स्टॉप नहीं हो सकता है। जिस तरह से हम लोग बचपन में क्या किए थे, कोगुलेशन कैस्केड को अगर समझें एक एग्जांपल में, तो बचपन में क्या करते थे, इक्वल डिस्टेंस पे हम लोग ईंट खड़ा करके रखते थे, इक्वल डिस्टेंस पे, ठीक है, 10-15 ईंट लगाते थे और क्या करते थे, पहला ईंट है उसको हम लोग ठोकर मारते थे और सारा ईंट गिर जाता था। इसी तरह से मेरा क्या है, कोई एक एक्टिवेट होगा वो अब दूसरे को एक्टिवेट करेगा, इस तरह से दूसरा तीसरे को, इस तरह से एक्टिवेट होते चला जाएगा मेरा कोगुलेशन फैक्टर्स, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, कोगुलेशन कैस्केड है 2 पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे। जैसे हमने बोला इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे दोनों लीड करता है कॉमन पाथवे को, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे इज स्टार्टेड बाय द रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर यानी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन विच इज अ प्रोटीन फॉस्फोलिपिड मिक्सचर दैट एक्टिवेट्स फैक्टर 7, ठीक है। अब इसमें हम लोग 2 चीज समझते हैं, एक्सट्रिंसिक मीन्स की एक्सटर्नल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि मेरा जो टिश्यू फैक्टर, ठीक है, यानी टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन से स्टार्टेड होता है, ठीक है, रिलीज करता है टिश्यू फैक्टर। जैसे मेरा क्या होगा, अगर इंट्रिंसिक में समझें तो मैं और इनसाइड द ब्लड वेसल्स, ठीक है, मेरा इनसाइड द ब्लड वेसल्स होगा और सब एंडोथेलियल कोलेजन जो है वो एक्सपोज होता है, देन मेरा कोगुलेशन फैक्टर्स, ठीक है, एक्टिवेशन होता है। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे में मेरा एक्सटर्नल फैक्टर्स है ये, यानी टिश्यू फैक्टर, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा और मेरा क्या करेगा, फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा, और इस तरह से हम लोग कोगुलेशन कैस्केड में फिर इस बात को समझेंगे। और 2 बात है इसमें, एक्सट्रिंसिक पाथवे शॉर्ट चेन है, शॉर्ट इसमें क्या है टाइम लगता है, ठीक है, और इंट्रिंसिक पाथवे क्या है लॉन्ग कैस्केड है, एक्सट्रिंसिक पाथवे क्या है मेरा शॉर्ट कैस्केड है, ठीक है। हम लोग देखते हैं अब कोगुलेशन कैस्केड को समझते हैं, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है। तो इस दोनों को समझते हैं। इंट्रिंसिक पाथवे हम क्या बोले थे कि ट्रॉमा टू द एंडोथेलियम एंड कोलाजन इज एक्सपोज्ड। इसमें क्या होगा, मेरा एंडोथेलियम में ट्रॉमा होगा, इंजरी होगा और इसमें कोलाजन एक्सपोज होगा, ठीक है। तो क्या करता है, सब कोलेजन एक्सपोज होता है तो ये क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कैलिकैरिन एंड हाई मोलिकुलर HMW काइनोजन यानी हाई मोलिकुलर वेट काइनोजन के प्रेजेंस में क्या करता है, फैक्टर 12 को एक्टिवेट करता है। फैक्टर 12 इज कन्वर्टेड इनटू 12A, A मींस एक्टिवेट, A मींस क्या है एक्टिवेटेड, ठीक है, जहां पे हम A लिखे हुए हैं A मींस क्या है एक्टिवेटेड है। ये फैक्टर 12 यानी A एक एक्टिवेट हो गया तो ये क्या करेगा, ये वर्क करेगा दूसरे पे यानी 11 पे, तो 11 को क्या करेगा, फैक्टर नंबर 11 को क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा एक्टिवेटेड फैक्टर नंबर 11, ठीक है। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 11 क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन क्या करता है, फैक्टर 9 को एक्टिवेट करता है फैक्टर 9A में, ठीक है, दिस इज एक्टिवेटेड फैक्टर 9, ठीक है। अब ये एक्टिवेटेड फैक्टर 9 क्या करता है, फैक्टर 8 को एक्टिवेट करता है फैक्टर 8A में, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे एक्टिवेटेड फैक्टर A। और ये एक्टिवेटेड फैक्टर A क्या करता है, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम आयन, ठीक है, क्या करता है, वर्क करता है फैक्टर 10 पे और ये फैक्टर 10 को कन्वर्ट करता है किसमें,
फैक्टर यानी एक्टिवेट करता है फैक्टर 10 को फैक्टर 10A में। इस तरह से हम चलते हैं यहाँ पे, फिर ये फैक्टर 10A क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया, तो ये क्या करेगा 5 पे वर्क करेगा, फैक्टर 5 को एक्टिवेट करेगा, ठीक है। एंड दिस फैक्टर 5A एक्टिवेटेड फैक्टर 5A इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को वर्क करता है, प्रोथ्रोम्बिन पे वर्क करता है और प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करता है किसमें, थ्रोम्बिन में, ठीक है। वंस थ्रोम्बिन इज फॉर्म्ड, अगर एक बार जब थ्रोम्बिन फॉर्म हो जाता है तो ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन का कन्वर्सन फाइब्रिन में करके ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन पे वर्क करता है और ये फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, और ये फाइब्रिन क्या है, इनिशियली मोनोमर है, ठीक है। तो ये फैक्टर 13 और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में क्या करता है, एक परमानेंट क्लोट यानी स्टेबलाइज फाइब्रिन बनाता है, ठीक है। अब हम लोग एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसको देखते हैं, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, मेरा एक्सटर्नल इंजरी हो रहा है, ठीक है, बाहर हो रहा है, बाहर से हो रहा है, तो क्या होता है, टिश्यू इंजरी होगा, तो टिश्यू इंजरी होगा तो क्या करेगा, ये रिलीज करेगा टिश्यू फैक्टर यानी TF, टिश्यू फैक्टर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन या फिर भी बोलेंगे इसको, कितना, फैक्टर नंबर 3, ठीक है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये क्या करता है, फैक्टर 7 को एक्टिवेट करेगा फैक्टर 7A में, यानी एक्टिवेटेड फैक्टर 7A अब क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन ये वर्क करेगा फैक्टर 10 पे, और ये क्या करेगा, कन्वर्ट फैक्टर 10 को क्या करेगा, एक्टिवेटेड फैक्टर 10 में, ठीक है, कन्वर्ट करेगा। फिर इसी तरह बाकी द रेस्ट जो हमने बोला आपको वो क्या है, सेम एज जैसे कि आपका कॉमन पाथवे में, यहां से मेरा क्या शुरू हो जाता है, ये शुरू हो जाता है मेरा कॉमन पाथवे, ये क्या है मेरा कॉमन पाथवे है यहाँ से, ठीक है। आप देखिए इधर इंट्रिंसिक पाथवे है, ये क्या है मेरा एक्सट्रिंसिक पाथवे, और ये लीड टू क्या करेगा, कॉमन पाथवे, और यहाँ पे मेरा क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनता है, क्या बनता है, PTA, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बना तो ये क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा प्रोथ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में, और फिर फाइब्रिनोजन का कन्वर्सन करेगा किसमें, फाइब्रिन में, ठीक है। यही चीज हम आपको पहले 3 स्टेजेस में बताए हुए हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल मेरा क्या है, कोगुलेशन कैस्केड है, ठीक है। इस बार हम लोग क्या, फिर से हम लोग क्विक इसको समझेंगे, सिर्फ यहाँ से एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे दोनों लीड करता है किसको, कॉमन पाथवे को, ये मेरा कॉमन पाथवे है, दिस वन इज कॉमन पाथवे, ठीक है, कॉमन पाथवे है। तो ये कॉमन पाथवे है, जहां से मेरा क्या होता है, कॉमन पाथवे में यहां से क्या होता है, मेरा एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक दोनों आया, और ये क्या करेगा, कॉमन पाथवे फाइनली क्या करेगा, मेरा फाइब्रिनोजन का कन्वर्सन फाइब्रिन में, और ये फाइब्रिन क्या है, इनिशियली मोनोमर है, फाइब्रिन मोनोमर है, ठीक है। ये तो ये क्या करता है, फैक्टर 13 और कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में क्या करता है, फाइब्रिन मोनोमर क्या हो जाता है, पॉलीमराइज हो जाता है, दिस इज कॉल्ड स्टेबलाइज फाइब्रिन और पॉलीमराइज फाइब्रिन, पॉलीमर्स ऑफ फाइब्रिन भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है, फाइब्रिन पॉलीमर का है, ठीक है। इसको अब हम लोग क्विक रिव्यू एक बार कर लेंगे, ठीक है। समझिए क्या बोल रहे हैं, इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होगा, इंटरनल मेरा इंजरी होगा, ठीक है, एंडोथेलियम में तो कोलेजन एक्सपोज होगा, और कोलेजन एक्सपोज होगा तो क्या होगा, मेरा फैक्टर 12 को एक्टिवेट करेगा किसमें, कैलिकैरिन और हाइड्रोक्सिलर वेट काइनेजन के प्रेजेंस में, इसको कन्वर्ट करेगा किसमें, फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में। इस तरह से मेरा कैस्केड चलता रहता है, ठीक है। तो अब ये हम जब कंपेयर कर लेते हैं, फैक्टर 12 में क्या यहाँ पे मेरा लॉन्ग कैस्केड है, ठीक है, ये मेरा क्या है, शॉर्ट कैस्केड, ओनली इन्वॉल्वमेंट ऑफ फैक्टर 7, यहाँ पे हम देख रहे हैं 12 है, 11 है, 9 है, 8 है, ठीक है। तो लॉन्ग कैस्केड है, ठीक है। इसको हम लोग बहुत आसानी से समझ लेते हैं, क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे एक्सट्रिंसिक पाथवे, ठीक है, ये दोनों लीड करता है कॉमन पाथवे को, ये तो बोल चुके थे। अब देखिए ये दोनों क्या करता है, फॉर्मेशन करता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर क्या है, एक्चुअली फैक्टर 10A एक्टिवेटेड फैक्टर 10A है, ठीक है। तो ये फैक्टर 10A इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन जबकि फैक्टर नंबर 2 है, ठीक है, वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन का कन्वर्सन करता है थ्रोम्बिन में, ठीक है। ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन पे वर्क करता है, यानी फाइब्रिनोजन मेरा क्या है, फैक्टर नंबर 1 है, तो ये क्या करता है, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, और ये फाइब्रिन इनिशियली ये मोनोमर होता है, ठीक है, ये क्लोट परमानेंट क्लोट नहीं कर सकता है, ठीक है, फाइब्रिन थ्रेड्स होता है। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन एंड फैक्टर 13 क्या करता है, फाइब्रिन पॉलीमराइज हो जाता है, फाइब्रिन पॉलीमर्स एंड देन फॉर्म अ क्लोट, ये क्लोट क्या होता है, मेरा परमानेंट क्लोट फॉर्म करता है, ठीक है। इसको हम लोग और आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है,
ये वाई टाइप का हम समझ सकते हैं। ये एक्सट्रिंसिक पाथवे आप समझ लीजिए, एक्सट्रिंसिक पाथवे है, ठीक है। ये इंट्रिंसिक पाथवे मेरा है इधर, इंट्रिंसिक, ठीक है, इंट्रिंसिक पाथवे। और ये मेरा क्या है, कॉमन पाथवे, ठीक है, दिस वन इज कॉमन पाथवे यहाँ से। तो एक्सट्रिंसिक पाथवे जिसमें क्या होता है, फैक्टर 7 का इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे आपका क्या है, इंट्रिंसिक पाथवे में, इंट्रिंसिक पाथवे में मेरा क्या है, फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9, फैक्टर 8, ये सब है, ठीक है। अब कॉमन पाथवे में क्या होता है, यहाँ पे फैक्टर 10, फिर फैक्टर 5, फैक्टर 2, फैक्टर 2, फैक्टर 1, ठीक है। ये हम ऐसे समझ लेंगे, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है। तो मेरा अब देखिए इसमें क्या होता है, पीटी कौन सा रूट फॉलो करता है, तो पीटी फॉलो करता है मेरा क्या, इस रूट को, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे को। पीटी क्या करता है, फॉलो करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे को, जबकि मेरा एपीटीटी क्या फॉलो करता है, एपीटीटी या पीटीटी हम लोग बोल सकते हैं, एपीटीटी फॉलो करता है किसको, मेरा इसको, ठीक है। तो पीटी क्या फॉलो करता है, ये मेरा फॉलो करता है एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे को, जबकि मेरा एपीटीटी क्या करता है, इंट्रिंसिक पाथवे एंड कॉमन पाथवे को, ठीक है। ये बहुत आसान है, हमको ये समझाना था, क्योंकि हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, कोगुलेशन स्टडीज करेंगे, जिसमें बीटी ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एपीटीटी यानी एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद टीटी भी होता है, ठीक है, थ्रोम्बिन टाइम भी है। उसके बाद और भी चीज होता है जो कि बहुत ही आपको डीपली पढ़ना है, अगर हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये क्या चीज है, एफडीपी होता है, फाइब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बहुत सब चीज है, ये सब पढ़ना होता है, तो वो भी पढ़ेंगे। डी डाइमर भी है, डी डाइमर, एफडीपी, ये सब भी है, ठीक है। तो लेकिन जो जनरली जो हम लोग क्या करते हैं, ये कोगुलेशन स्टडीज में ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम एंड एक्टिवेटेड एपीटीटी, ये सब टेस्ट करते हैं। इसलिए इसको समझना जरूरी है कि अगर मेरा पीटी किसको फॉलो करता है, एक्सट्रिंसिक पाथवे कॉमन, एपीटीटी इसको फॉलो करता है इंट्रिंसिक एंड कॉमन को, ठीक है। ये ओवरऑल हो गया, थैंक यू।